और नमस्कार दोस्तों। देखिए हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल के अंतर्गत। हमारा जो पिछली वीडियो में चर्चा रही थी वो चर्चा रही थी अफवाह तंत्र पर, और अफवाह तंत्र के अंतर्गत उस टॉपिक को हमने वहीं पर पूरा कर लिया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे राजस्थान भूगोल के अंतर्गत, वो है राजस्थान की जलवायु। तो देखिए बात करते हैं जलवायु पर। जलवायु की बात करेंगे, जलवायु क्या है? तो जलवायु किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र की औसत मौसमी जो दशाएं होती हैं, जो लंबी समय की औसत मौसमी दशाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। जलवायु एक अलग शब्द है और मौसम एक अलग शब्द है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या पड़ता है। तो देखिए राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में हम देखें तो हमें क्या पढ़ना है वो एक बार इधर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत एक तो हम पढ़ेंगे परिभाषा, जलवायु की परिभाषा। दूसरा, राजस्थान की जलवायु है किस प्रकार की? कटिबंध के आधार पर, है ना। तो कटिबंध वगैरह देखेंगे। कटिबंध के आधार पर जलवायु राजस्थान की कैसी है, आधार पर राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में राजस्थान की जलवायु जो ऋतु के आधार पर कैसी है ना, ऋतु के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर जलवायु कैसी है, और राजस्थान के संदर्भ में उन ऋतुओं, जो कोई भी ऋतु है, जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में क्यों क्या कोई विशेष प्रकार की विशेषता या परिस्थिति यहाँ पर बनती है, तो उन परिस्थितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ऋतुओं के आधार पर जलवायु तथा विशेष परिस्थितियां, जैसे राजस्थान के संदर्भ में ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो यहाँ पर लू चलती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, बबूलिया चलता है आदि, ये ग्रीष्म ऋतु की विशेषता। तो ऋतुओं के आधार पर जलवायु पढ़ेंगे तथा विशेष परिस्थितियां पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, है ना, जलवायु का सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, सामान्य वर्गीकरण। उसके बाद में कुछ वर्गीकरण और पढ़ेंगे हम, विशेष वर्गीकरण, जलवायु के विशेष वर्गीकरण। ये विशेष वर्गीकरण जो है वो हम 3 वर्गीकरण देंगे, कोपेन का, एक देखेंगे त्रिवार्ती का, और एक देखेंगे व्लादिमीर का, ना। 3 वर्गीकरण हम विशेष वर्गीकरणों में देखेंगे, ठीक है ना। जलवायु के विशेष वर्गीकरण कोपेन, त्रिवार्ती आदि के वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ लगभग 5-6 पॉइंट हैं। इन आधार पर हम राजस्थान की जलवायु का जो टॉपिक है उस पर अपनी चर्चा करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए इसको, फिर इस पर एक एक से हम चर्चा करते हैं। तो एक एक से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सामान्य परिचय, ठीक है ना। सामान्य परिचय में सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की परिभाषा की। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु है क्या। जलवायु, तो देखिए बात करें जलवायु, तो जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु कहते हैं किसी भी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र की
लंबी समयावधि की औसत मौसमी दशाओं को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। लिखिए परिभाषा, किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र की विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र की लंबी समयावधि की औसत मौसमी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो ये जलवायु की परिभाषा है। जलवायु की परिभाषा, किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र की लंबी समयावधि की औसत मौसमी दशाएं जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कटिबंध के आधार पर राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो पहले हम ग्लोब पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए, मान लीजिए ये हमारी ग्लोब है ना, इस तरह से एक मैप बना लीजिए आप। ये क्या है? ग्लोब है। ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली एक रेखा होती है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध, दो भागों में बांटने वाली एक रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 30 डिग्री उत्तर की ओर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 30 डिग्री दक्षिण की ओर। ठीक है ना, ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ये 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश है। तो 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का जो भाग होता है, चूंकि आपको पता होगा, जैसे कि ये हमारी, एक बार इधर समझ लो, ग्लोब है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और इधर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, और एक दक्षिण की ओर होती है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, है ना, जिसे बोलते हैं मकर रेखा। आपको पता होगा सूर्य जो है वो इन्हीं तीनों रेखाओं के मध्य में 21 जून को सूर्य जो है वो किस पर? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है ना। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर पर कहां पर आ जाता है? भूमध्य रेखा पे आ जाता है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कहां पर? दिसंबर में आ जाता है हमारा मकर रेखा पर। उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च में वापस कहां चला जाता है? भूमध्य रेखा पर। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून में फिर वापस कहां चला जाता है? कर्क रेखा। तो सूर्य जो है वो लगभग वर्ष भर इन्हीं रेखाओं, कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाओं के मध्य में ही क्या है? रहता है। इन रेखा से मतलब यहां से यहां आएगा और वापस यहां से फिर इधर आएगा, तीनों रेखाओं के मध्य में होता है। मतलब वर्ष भर सूर्य जो है वो इन रेखाओं के मध्य में ही चमकता है। इसलिए इन अक्षांशों के मध्य का जो तापमान होगा वो कैसा होगा? अधिक होगा। सूर्य जब इन रेखाओं पर सीधा चमकेगा तो तापमान भी क्या होगा? यहाँ का अधिक होगा, और अधिक जो तापमान होता है उसे हम बोलते हैं उष्ण। तो 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो कटिबंध होता है उसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इसी तरह 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिण का जो अक्षांश होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध, क्योंकि सूर्य वर्ष भर इन्हीं कटिबंधों के मध्य में जो है वो सीधा चमकता है। ठीक, इसके बाद में आपको पता होगा इधर लगभग 60 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री, और कुछ इस तरह से
एक हमारा होता है 45 डिग्री। ये उत्तर की ओर है इसलिए उत्तरी अक्षांश। इसी तरह ये वाला तो हो गया 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव। ये वाला भाग हो गया हमारा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये वाला भाग हो गया हमारा 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिण की ओर है दक्षिण अक्षांश, उत्तर की ओर है उत्तरी अक्षांश। क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है, बर्फ पर यहाँ पर क्या है, बर्फ जमी रहती है, इसलिए 60 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य का जो कटिबंध होता है उसे हम बोलते हैं शीत, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। इसी तरह दक्षिण वाला शीत कटिबंध। ठीक है। 60 डिग्री से 45 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में 60 डिग्री से 45 डिग्री या कह लो 45 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य का जो कटिबंध होता है उसे हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीत प्लस उष्ण बराबर शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी और 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो कटिबंध होता है उसे हम बोलते हैं उप प्लस उष्ण बराबर उपोष्ण कटिबंध, है ना। मतलब यहां पर गर्मी थोड़ी कम होती है इसलिए उप उष्ण या उपोष्ण, ये कहलाते हैं उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। इसी तरह ये उपोष्ण कटिबंध। ठीक। बात करें राजस्थान के संदर्भ में कटिबंधीय जलवायु कैसी है, तो देखिए आपको पता होगा राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। आपको पता होगा राजस्थान जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। ये राजस्थान का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। मतलब राजस्थान दोनों ही अक्षांशों में क्या आ रहा है, उत्तरी आ रहा है, इसलिए राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और वो भी उत्तरी गोलार्ध में कहां से कहां तक, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। मतलब ये हमारा 0 डिग्री है, 0 से 1 2 3 4 इस तरह उत्तर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो राजस्थान का जो विस्तार आएगा लगभग 23 डिग्री से यहां से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट, है ना। ये क्या है, हमारा राजस्थान है। यहाँ पर हमारा राजस्थान है। राजस्थान इस तरह से स्थित है इन गोलार्धों में। तो राजस्थान की जलवायु कैसी होगी कटिबंध के आधार पर, तो कटिबंध के आधार पर राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की होगी, उष्ण प्रकार की होगी। तो कटिबंध के आधार पर राजस्थान की जलवायु लिख लीजिए, कटिबंध के आधार पर राजस्थान की जलवायु कटिबंध के आधार पर राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। ठीक है। लेकिन बात करें राजस्थान की वास्तविक जलवायु, तो राजस्थान की जो वास्तविक जलवायु है, चूंकि राजस्थान में क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजस्थान में क्या फैला हुआ है, मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार है, इसलिए राजस्थान की जो वास्तविक जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है। नोट करके लिख लीजिए, राजस्थान की
वास्तविक जलवायु उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है। जलवायु, ठीक। तो ये था जलवायु की परिभाषा और कटिबंधों के आधार पर राजस्थान की जलवायु का प्रकार। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुम्हें लिखना है तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद में चर्चा करते हैं हम राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब नीचे यहीं पे चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डाल लो, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, बात करें किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु को जो कारक प्रभावित करते हैं उनमें जो मुख्य कारक होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है अक्षांशीय स्थिति, मतलब कोई भी भौगोलिक क्षेत्र किस प्रकार के अक्षांशों के मध्य में स्थित है। जैसे कि अगर कोई भौगोलिक क्षेत्र इन अक्षांशों के मतलब 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य में स्थित होगा, दोनों ही गोलार्धों में, तो वहां की जलवायु कैसी होगी? गर्म अर्थात उष्ण प्रकार की होगी। अगर 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य में स्थित होगा तो जलवायु कैसी रहेगी? उपोष्ण प्रकार की रहेगी। 45 से 60 के मध्य में रहेगा तो शीतोष्ण प्रकार की जलवायु होगी, और 60 से 90 के मध्य में होगा तो शीत प्रकार की जलवायु होगी। तो कटिबंध एक तो हमारे क्या है, अक्षांशीय स्थिति भी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले एक कारक मुख्य है। दूसरा, अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र की जो दूरी है समुद्र तल से, समुद्र से दूरी अधिक है तो उसकी जलवायु कैसी रहेगी? समुद्र की दूरी जो है वो जलवायु को भी प्रभावित करती है, तो वहां की जलवायु कैसी रहेगी? शुष्क प्रकार की जलवायु रहेगी, मतलब वहां की जो वायु होगी वो वायु में नमी नहीं रहेगी। आपको पता होगा समुद्र तल के किनारे के जो शहर होते हैं उनकी वायु में क्या होती है? नमी पाई जाती है। लेकिन अगर कोई क्षेत्र समुद्र तल से अधिक दूरी पर स्थित है तो उसकी वायु कैसी होगी? शुष्क प्रकार की होगी, नम प्रकार की वायु नहीं होगी या आर्द्र प्रकार की वायु नहीं होगी। तो समुद्र से दूरी भी ये तय करती है। दूसरा, भौगोलिक उच्चावच, अगर किसी क्षेत्र में पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, तो वहां की जलवायु जो है, आपको पता होगा पहाड़ियां पर्वत जो होते हैं वो अगर जलवायु के लिए जलवायु में मौसमी दशाओं को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से माने जाते हैं। कैसे कि अगर मानसून के समय अगर किसी क्षेत्र में पर्वत एवं पहाड़ियां जो स्थित हैं वो मानसून को रोकने का कार्य करते हैं और उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में वर्षा करवाते हैं। लेकिन राजपूताने की बात करें या राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक पर्वतमाला स्थित है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला चूंकि अरब सागरीय मानसून के समानांतर फैली हुई है तो यह मानसून में रुकावट पैदा नहीं कर पाती है, तो यह भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में एक मुख्य उत्तरदायी कारक है। तो इस तरह से कुछ 3-4, एक वनस्पति भी कारक आता है। किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में वनस्पति होगी तो वहां की जलवायु कैसी होगी? अच्छी, मतलब ऐसे कह लो वहां पर वर्षा अच्छी होगी, इसलिए वर्षा अच्छी होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी। तो वनस्पति भी जो है वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है। 3-4 कारक हैं, यहाँ पर केवल नामों की चर्चा करेंगे, एक एक से नाम लिख लीजिए। राजस्थान की हेडिंग डालो, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उनमें पहले लिखो अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति। दूसरा, राजस्थान के संबंध में बात कर रहे हैं ना, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। अगला लिखो समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। अगला लिखो थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। और एक और लिख लो
वनस्पति। तो मुख्यतः ये 5 कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, है ना। मुख्यतः ये 5 कारक हैं, लिख लीजिए। अब इनको साफ करके बाकी और आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चर्चा करते हैं अब ऋतुओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, और किसी ऋतु में राजस्थान के संदर्भ में कोई विशेषता है तो कौन सी विशेषता पाई जाती है ना। तो अब बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर जलवायु। जलवायु के टॉपिक की बात करें तो यहाँ से जो मुख्यतः क्वेश्चन बनने का अधिकांश है वो चांस रहता है, वो रहता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से, है ना। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है वो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनता ही बनता है। चर्चा करेंगे सभी की बाद में। अब डाल लीजिए, एक लाइन लिखिए, परंपरागत रूप से ऋतुओं को निम्न 6 भागों में बांटा गया है। निम्न 6 भागों में बांटा गया है। परंपरागत रूप से ऋतुओं को कितने 6 भागों में, 6 भागों में बांटा गया है। जबकि ये परंपरागत जो है ना वो ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार है ना। परंपरागत जो रूप की ऋतुएं हैं वो किस कैलेंडर पर आधारित है, ग्रीगोरियन कैलेंडर की, अंग्रेजी कैलेंडर पर आधारित है, ठीक है। बाकी हम मौसम विभाग के अनुसार ऋतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसी के आधार पर हम विशेषताओं को भी देखेंगे। पहले यहाँ पर केवल नाम लिख लेते हैं, लिख लीजिए। 6 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी, हेमंत, पहले 3 वो मुख्य ऋतुएं वो लिख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत, बसंत और शिशिर। हेमंत, बसंत और शिशिर। तो परंपरागत या ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत, बसंत और शिशिर। लेकिन बात करें मौसम विभाग के अनुसार ऋतुओं को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। उन्हीं के आधार पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इनको हटा देता हूं मैं क्योंकि एक सारणी सी बनानी पड़ेगी हमें। लिखो, मौसम विभाग के अनुसार ऋतुओं को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। निम्न 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक टेबल सी बना लो, 3 ऋतुएं लिख लो उधर। इधर लिख लो ऋतु का नाम, एक तरफ लिख लो समयावधि, तापमान और विशेषताएं। समयावधि, कब से कब तक है, औसत तापमान, और एक लिख लो विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम, एक नंबर जो बात करते हैं वो करते हैं शीत ऋतु के बारे में।
शीत ऋतु। आपको पता होगा राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में शीत ऋतु जो है उसका समयावधि कितना रहता है? तो शीत ऋतु रहती है हमारी अक्टूबर से फरवरी। समयावधि कितनी है इसकी? अक्टूबर से फरवरी। ठीक है। औसत तापमान जो रहता है राजस्थान के संदर्भ में वो रहता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थान के संदर्भ में औसत तापमान कितना रहता है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थान में शीत ऋतु की जो मुख्य विशेषता है वो देखें तो वो है हमारी मावठ। मावठ है ना, या इन्हीं के नाम आते हैं शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा, ठीक है ना, इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें शीत ऋतु के बाद में ग्रीष्म ऋतु। शीत के बाद में 2 नंबर लिखिए आप, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। देखिए ये तो इसी का नाम है, मावठ का नाम है, शीतकालीन चक्रवाती वर्षा। और दूसरी विशेषता आप लिखना चाहो तो वो है शीतलहर। शीत लहर। बात करें नीचे लिख लो थोड़ा, 2 नंबर ग्रीष्म ऋतु। राजस्थान के संदर्भ में ग्रीष्म ऋतु की जो समयावधि रहती है वो समयावधि रहती है मार्च से मध्य जून। मार्च से मध्य जून, मध्य जून। और इसका जो औसत तापमान रहता है राजस्थान में वो रहता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो मुख्य विशेषता लिख लीजिए। एक तो ग्रीष्म ऋतु में क्या चलती है? लू, आंधी और बबूलिया। बबूलिया, ये ग्रीष्म ऋतु की मुख्य विशेषता है। हमें जो पढ़नी है वो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये तीसरी ऋतु है जिसका नाम क्या है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। राजस्थान में वर्षा ऋतु का जो समय है वो मध्य जून से सितंबर रहता है। मध्य जून से सितंबर। मध्य जून में लगभग हमारी गर्मियां खत्म हो जाती हैं और मध्य जून से सितंबर तक जो समय रहता है वो किसका रहता है? वर्षा ऋतु का। इस समय जो औसत तापमान रहता है वो रहता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड राजस्थान के संदर्भ में। और विशेषता देखें इसकी, वर्षा ऋतु की तो मुख्य विशेषता जो हमें पढ़नी भी है, जो सिलेबस का हमारा हिस्सा रहता है वो है हमारा मानसून। मानसून, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये टेबल इसी तरह से आप बना लीजिए। एक एक से फिर ऋतुओं के बारे में चर्चा करते हैं और ऋतुओं की जो विशेषताएं हमारी उन विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, ये टेबल बना लीजिए आप। ठीक है, बना लो। बना लिया होगा। ठीक, अब एक एक से इनके बारे में चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु और शीत ऋतु की विशेषताएं। उन विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1, शीत ऋतु, कोल्ड सीजन। शीत ऋतु, शीत ऋतु की जो मुख्य विशेषता थी वो विशेषता थी हमारी मावठ कह लो, या इसी का नाम था शीतकालीन चक्रवातीय शीतकालीन चक्रवातीय पवन। इसी का नाम है भूमध्य सागरीय चक्रवात। भूमध्य सागरीय चक्रवात। ठीक है, ये एक ही नाम है।
देखिए बात करें शीतकालीन के बारे में तो देखिए एक बार मैप से आप समझ लो। जैसे कि ये हमारा भारत है, ठीक है ना, और इधर एक सागर स्थित है हमारा, तुर्की की सीमा से लगता हुआ भूमध्य सागर। कौन सा सागर है ये? भूमध्य सागर। जब भूमध्य सागर की तरफ से मतलब ये पवनें इस तरह से चलती हैं, ये पवनें इस तरह से चलती हैं, इन्हें बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम पवनें जब इस तरह से चलती हैं तो ये भूमध्य सागर से नमी धारण कर लेती हैं, और ये जेट स्ट्रीम भूमध्य सागरीय से जब नमी धारण करती हैं तो ये भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाती हैं, और चूंकि ये भारतीय सीमा में उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करती हैं, इसलिए इन्हें उत्तर पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है ना, इसलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। और ये कैसी पवन है? जेट स्ट्रीम और भूमध्य सागरीय पवनों का उदाहरण है। चूंकि ये जो पवनें हैं वो शीतकाल में किस समय प्रवेश करती हैं? शीतकालीन समय में, शीतकालीन समय में ये भारत में प्रवेश करती हैं, ठीक है ना, और भारत में उत्तर दिशा से प्रवेश करती हैं, उत्तर और पश्चिमी दिशा से, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम विक्षोभ भी कहते हैं। ये जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है हमारी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और गुजरात में। सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। क्योंकि शीतकालीन में भारत में इस समय जो फसल का समय होता है वो होता है हमारा रबी की फसल का समय। कौन सी फसल? रबी की फसल। इस समय रबी की फसल की बुवाई हो जाती है, और रबी की फसल में भी मुख्यतः यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो फसल की जाती है वो की जाती है गेहूं की फसल। कौन सी? गेहूं। और जब ये शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल पर इसकी बूंदें पड़ती हैं तो ये गेहूं की फसल जो है वो अच्छी पैदावार देती है, गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार होती है। इसलिए गेहूं की फसल के लिए, या ऐसी कह लो रबी की फसल के लिए, इस पश्चिमी विक्षोभ जो वर्षा है उसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान में इसे मावट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये कौन सी पवनें चल रही थी? ये जेट स्ट्रीम पवनें चल रही हैं, जेट स्ट्रीम पवनें चलती हैं। और जब ये जेट स्ट्रीम पवनें भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती हैं तो भूमध्य सागर के ऊपर से नमी धारण कर लेती हैं, और नमी धारण करती हैं, और जैसे ये भारतीय भूभाग में प्रवेश करती हैं, क्योंकि भारतीय भूभाग में ये उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करती हैं, और यहाँ पर जैसे शीतकाल का मौसम होता है वर्षा करती हैं, तो यहाँ पर जो रबी की फसल है उसके लिए सर्वाधिक लाभकारी होती हैं, इसलिए इन्हें गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी कहा जाता है, और राजपूताने में इसे मावट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, मावट शीतकालीन चक्रवाती पवन या भूमध्य सागरीय पवन है। लिखिए, भारत एवं राजस्थान में भारत एवं राजस्थान में उत्तर पश्चिम दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करने वाली, प्रवेश करने वाली भूमध्य सागरीय पवनों को
भूमध्य सागरीय चक्रवाती पवनों को मावठ कहा जाता है। मावठ कहा जाता है। ठीक है, अगला लिखिए, इन पवनों का संबंध भूमध्य सागर तथा जेट स्ट्रीम से है। अगला बिंदु, ये पवनें रबी की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती हैं। इसलिए इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। और मावठ का संबंध किससे है? भूमध्य सागर से। और किससे? जेट स्ट्रीम से। ठीक है ना, लिख लीजिए। मुख्य क्षेत्र मैंने आपको मैप पर हालांकि बता दिया था, लिख लो। मावठ का मुख्य क्षेत्र, मावठ का भारत में मुख्य क्षेत्र, भारत में मुख्य जो क्षेत्र है, क्योंकि ये पवनें उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करती हैं, इसलिए उत्तर पश्चिमी राज्यों में ही इसका मुख्य जो क्षेत्र फैला हुआ है। लिख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, एक लिख लीजिए दूसरा, शीतलहर। शीतलहर किसे कहते हैं? देखिए, शीतलहर का मतलब है शीत ऋतु में जो ठंडी पवनें चलती हैं, है ना, पश्चिमी विक्षोभों से, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से जो अत्यधिक वर्षा हो जाती है, तो वहां से चलने वाली शीतकालीन ठंडी पवनें राजस्थान में किस दिशा से प्रवेश करती हैं? ये उत्तर पूर्व दिशा से प्रवेश करती हैं। ठीक है, और राजस्थान में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पुरवैया के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए, राजस्थान में उत्तर पूर्व दिशा से शीतकालीन समय में चलने वाली ठंडी पवनें शीतलहर या पुरवैया के नाम से जानी जाती है। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से। लिख लीजिए, शीतलहर पवनों का संबंध हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से है, क्योंकि सर्दियों में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में क्या है? बर्फ पड़ जाती है, और जब ये पवनें हिमालय से टकराकर राजस्थान में उत्तर पूर्व दिशा से प्रवेश करती हैं, तो ये ठंडी हो जाती हैं। शीतलहर पवनों का संबंध हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से है। ठीक है,
तो ये हमारी विशेषता थी किस ऋतु के बारे में, शीत ऋतु के बारे में। दूसरी ऋतु है हमारी ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु की जितनी भी विशेषता थी मैंने एक भौतिक प्रदेश करवाया था थार कमरुस्थल, उस समय उसकी सारी विशेषता मैंने जैसे आंधी तूफान बबूलिया आदि जो है वो करवा दी थी, लू भी करवा दिया था, तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं। तीसरी हम ऋतु पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कौन सी, वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु में एक हमारा मुख्य जो बिंदु लगता है वो लगता है मानसून। तो वर्षा ऋतु का अध्ययन करेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।